रात के 8 बजे के करीब एक 32 साल की भारतीय देवी अपने मंत्री पति से कहती हैं कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उस बर्थडे में जाना है। 4 से 5 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। उसका पति मंत्री होता है और वह अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाता और कहता है कि ठीक है, तुम गाड़ी लेकर के जाओ और 4 से 5 घंटे में वापस आ जाना। दोस्तों, भारती देवी गाड़ी उठाती है और अपनी फ्रेंड के बर्थडे के लिए वह निकल जाती है। लेकिन वह अपनी फ्रेंड के बर्थडे में नहीं जाती है, बल्कि एक होटल में पहुंच जाती है और वहां पर एक कमरा बुक करती है। और कमरा बुक करने के बाद वह उस कमरे के बेड पर जाकर के लेट जाती है। उसके बाद वे अपने नौकर साहिल को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि 10 मिनट के अंदर अंदर तुम फला जगह पर एक होटल है, वहाँ पर आ जाओ और एक कमरा नंबर ये है, तो उसमें मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। साहिल जो होता है वह 10 मिनट के अंदर अंदर उस होटल में पहुँच जाता है। कमरे का जो गेट होता है उस पर वह दस्तक देता है। अब भारती देवी अंदर से जब गेट खोलती है तो उसका जो नौकर साहिल होता है वो अपनी मालकिन को जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी मालकिन ने मात्र अपने शरीर पर 2 ही कपड़े पहने हुए थे। अब भारती देवी अपने नौकर का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर लेकर के चली जाती है। वहां पर जाने के बाद उसके शरीर पर जो बचे देवे कपड़े थे वह भी उसे उतारने लगती है। और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में जो कुछ होता है दोस्तों, वो वाकई हैरान कर देने वाला था। ये कहानी ही बड़ी अजीब है और बड़ी ही रहस्यमयी कहानी है। दोस्तों, इस कहानी के इस घटना के अंत में जो कुछ होता है वह वाकई में बहुत भयानक होता है। जब आप इस कहानी के बारे में जानेंगे तो वाकई में आपको यकीन नहीं होगा। तो बस आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। और हमारी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से। और इसी शहर के अंतर्गत एक गांव आता है मनोहा, उसी गांव की यह घटना है। वहां पर एक 50 साल का एक मंत्री रहा करता था जिसका नाम हरकेश था, जो पहले मंत्री पद पर रह चुका था और आज के समय में वो अपने घर पर अकेला रहता था। जब वह मंत्री पद पर था तो उस समय उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया था, काफ़ी प्रॉपर्टी कमाया था और काफ़ी मान शान इज्जत शहरत सब कुछ कमाया था। हरकेश के 2 बेटे होते हैं, दोनों जवान होते हैं और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। लेकिन वह अपनी अपनी पत्नी के साथ कनाडा में शिफ्ट हो चुके थे। हरकेश की पत्नी नहीं थी, क्योंकि 5 साल पहले उसकी पत्नी का एक बीमारी की वजह से देहांत हो चुका था। हरकेश अपने घर पर अकेला रहा करता था। उसको अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा था। उसके अंदर जो ज़रूरतें थीं वह पूरी नहीं हो पा रही थीं। अब वह अपनी इस ज़रूरत को पूरा करे तो कैसे करे, लेकिन हरकेश की ज़िंदगी में दोस्तों एक ऐसा मोड़ आता है कि उस मोड़ में उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। एक दिन सुबह 10 बजे के करीब हरकेश जो होता है अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी इसके घर पर एक 28 साल की विधवा महिला आती है जिसका नाम भारती देवी होता है। भारती देवी विधवा थी, लेकिन दिखने में वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। भारती देवी मंत्री साहब से कहती हैं कि मंत्री साहब, मेरे पास कोई काम धाम नहीं है। मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं विधवा औरत हूँ, मेरा पति नहीं है और मेरा एक 5 साल का बेटा है। मैं अपने बेटे की गुजर बसर नहीं कर पा रही हूँ, पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं आपके घर पर आई हूँ कि आप मुझे कोई काम दे दो। लोगों से आपके बारे में सुना कि आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। अगर आपके घर में कोई काम हो, खाना बनाने का, साफ सफाई का, तो मुझे रख लीजिए साहब। मैं आपका हर काम मन लगाकर करूंगी। उसकी आवाज़ में एक दर्द था, एक सच्चाई थी। हरकेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो गरीब और मजबूर थी, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक कशिश थी। हरकेश का दिल पसीज गया। उन्हें उसमें अपनी ज़रूरत का हल भी नजर आया। घर में कोई रहेगा तो उनका अकेलापन भी कटेगा और इस बेचारी का भला भी हो जाएगा। ठीक है, हरकेश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम कल से काम पर आ सकती हो। घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम तुम्हारा। तनख्वाह जो तुम बोलो। भारतीय की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत हरकेश के पैर छू लिए। साहब, आप मेरे लिए भगवान हैं। तनख्वाह आप जो भी देंगे मुझे मंजूर है। उस दिन के बाद से भारतीय रोज सुबह 9 बजे आती और शाम 5 बजे तक घर का सारा काम निपटा कर चली जाती। उसके आने से घर में रौनक आ गई थी। अब घर से सुबह शाम ताज़े खाने की खुशबू आती। हर चीज़ अपनी जगह पर साफ सुथरी मिलती। भारती बहुत मेहनती थी और उससे भी ज़्यादा समझदार। वो हरकेश की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। कब उन्हें चाय चाहिए, कब उन्हें दवाई लेनी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, वो सब कुछ बिना कहे समझ जाती थी। हरकेश अब भारती के हाथ का बना खाना खाते और उसकी बातें सुनते। वो अक्सर अपने बेटे के बारे में बताती, अपनी गरीबी के बारे में रोती। हरकेश उसे दिलासा देते।
धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। हरकेश को उसकी मौजूदगी की आदत हो गई थी। जिस दिन वो नहीं आती, उन्हें बेचैनी होने लगती। वो उसकी सादगी और उसकी सेवा पर पूरी तरह लट्टू हो चुके थे। लगभग 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में भारती ने हरकेश का दिल जीत लिया था। वो अब सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि उस घर की ज़रूरत बन चुकी थी। एक शाम जब भारती काम खत्म करके जाने लगी, तो हरकेश ने उसे रोका। भारती, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। भारती सहमकर सोफे के कोने पर बैठ गई। हरकेश उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठे और बोले, देखो भारती, जब से तुम आई हो, ये घर फिर से घर लगने लगा है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, गलत मत समझना। भारती चुपचाप नजरें झुकाए सुनती रही। देखो, तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूं। तुम्हारी भी एक जिंदगी है, ज़रूरतें हैं, मेरी भी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। तुम इस घर की मालकिन बनकर रहो। मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, वो सब तुम्हारी होगी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे और बाकी की जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। भारती ने जैसे ही यह सुना, उसके कानों को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने एक झटके में उसकी सारी गरीबी, सारी मुश्किलें दूर होती नजर आ रही थीं। मंत्री साहब, इतना पैसा, इतना बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, ये तो उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। उसे हरकेश की उम्र या उनके बूढ़े शरीर से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस एक सुनहरा भविष्य दिख रहा था। उसे लगा कि उसके बंद पड़े किस्मत के कमरे का ताला आज खुलने वाला है। उसने शर्माने का नाटक करते हुए धीरे से हाँ कह दिया। अगले ही हफ्ते शहर के एक छोटे से मंदिर में कुछ गिने चुने लोगों की मौजूदगी में हरकेश और भारती ने शादी कर ली। भारती अब उस घर की मालकिन बन चुकी थी। उसकी जिंदगी 180 डिग्री घूम गई थी। कहाँ वो फटे पुराने कपड़े पहनती थी और कहाँ आज उसके पास महंगी साड़ियों और गहनों की अलमारियां भरी पड़ी थीं। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। भारती एक अच्छी पत्नी की तरह हरकेश का पूरा ख्याल रखती। वो हरकेश को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती और हरकेश भी उस पर जान छिड़कते थे। वो उसे शॉपिंग पर ले जाते, महंगे तोहफे देते। हरकेश को लगा जैसे उनका अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि भारती को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो 32 साल की एक जवान औरत थी, जिसके अंदर हजारों ख्वाहिशें थीं, अरमान थे, और उसका पति 55 साल का एक बूढ़ा आदमी। हरकेश उसे हर सुख सुविधा दे सकते थे, पर वो सुख नहीं दे पा रहे थे जिसकी एक जवान औरत को अपने पति से उम्मीद होती है। रात के अंधेरे में भारती को अपनी जवानी और खूबसूरती उस बूढ़े शरीर के साथ बर्बाद होती हुई महसूस होती। वो मन ही मन कुढ़ने लगी। क्या सोचा था और क्या हो गया? पैसा तो बहुत है, पर इस पैसे का क्या करूं जब मेरे मन को ही शांति नहीं है। ये आदमी मुझे वो खुशी दे ही नहीं सकता जो मुझे चाहिए। मेरी पूरी जिंदगी इसके साथ ऐसे ही कट जाएगी। उसके अंदर का असंतोष धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो अब एक ऐसे रास्ते की तलाश में थी जहां उसे पैसा भी मिले और उसकी अधूरी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे। एक दोपहर हरकेश और भारती लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी गेट से एक लड़का अंदर आया। उम्र यही कोई 24 से 25 साल, लंबा कद, करीब 6 फुट चौड़ा सीना और चेहरे पर गजब की मासूमियत। वो सीधा आया और हरकेश के पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा। मंत्री साहब, मेरा नाम साहिल है। मैं बहुत गरीब हूं साहब। मेरे ऊपर 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है। घर में कमाने वाला मैं अकेला हूं। मुझे कोई भी काम दे दीजिए साहब, मैं आपका हर काम करूंगा। झाड़ू पोंछा, गाड़ी साफ करना, बाजार का काम, कुछ भी करवा लीजिए। बस मुझे एक नौकरी दे दीजिए। हरकेश को उस पर तरस तो आया, पर घर में पहले से ही काम करने वाले थे। उन्होंने कहा, देखो बेटा, हमारे घर पर अभी ऐसे किसी काम की ज़रूरत नहीं है। तुम कहीं और कोशिश करो। हरकेश ने तो मना कर दिया, लेकिन भारती की नज़रें तब से साहिल पर ही टिकी हुई थीं। उसके जवान और गठीले शरीर को देखकर भारती के अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ गई। उसे साहिल में वो सब कुछ नजर आ रहा था जो उसे अपने पति में नहीं मिलता था। वो तुरंत अपने पति को समझाने लगी, सुनिए जी, आप मना क्यों कर रहे हैं? लड़का कितना परेशान लग रहा है और हमें एक भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत तो है ही। बाजार के छोटे मोटे काम, गाड़ी की साफ सफाई, बगीचे की देखभाल, ये सब कर लेगा। घर का लड़का रहेगा तो हम भी बेफिक्र रहेंगे। 10-12 हज़ार रुपये ही तो देने पड़ेंगे। रख लेते हैं ना इसे। भारती ने इतने प्यार से कहा कि हरकेश अपनी नई नवेली पत्नी की बात टाल नहीं पाए। उन्होंने सोचा, भारतीय खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। उन्होंने साहिल को काम पर रख लिया। उसे घर के पीछे बना सर्वेंट क्वार्टर रहने के लिए दे दिया गया। साहिल के आने से भारती की दुनिया ही बदल गई। अब उसकी सुबह साहिल को देखने से होती और रात उसके ख्यालों में गुजरती। उसकी गंदी नज़र अब हर वक्त साहिल पर ही रहती।
वो जानबूझकर ऐसे काम बताती जिसमें साहिल को झुकना पड़े या मेहनत करनी पड़े, ताकि वो उसके शरीर को निहार सके। वो अक्सर उससे बात करने के बहाने ढूंढती, कभी किचन में पानी पीने के बहाने आती, तो कभी बगीचे में टहलने के बहाने। वो उसे देखकर मुस्कुराती, अजीब अजीब इशारे करती। साहिल, तुम बहुत मेहनती हो, या साहिल, तुम तो बिल्कुल हीरो जैसे दिखते हो। साहिल एक सीधा सादा लड़का था। शुरू में तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपनी मालकिन के इस बर्ताव से घबराता था, लेकिन वो ये भी देख रहा था कि उसकी मालकिन जवान और बेहद खूबसूरत है। धीरे धीरे वो भी भारती की तरफ आकर्षित होने लगा। मालकिन का खूबसूरत चेहरा, उसका प्यार से बात करना उसे भी अच्छा लगने लगा था। वो जानता था कि यह गलत है, पर गरीबी और जवानी इंसान को अक्सर गलत रास्ते पर ले ही जाती है। भारती की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार और भव्य दिखती थी, अंदर से उतनी ही खोखली और वीरान थी। हरकेश, उसके पति, एक ऐसे जौहरी थे जिन्हें अपने बेशकीमती नगीनों से तो प्यार था, लेकिन उस संगमरमर की गुड़िया की कोई कद्र नहीं थी जो उनके घर को सजाती थी। शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन भारतीय के लिए हरकेश का स्पर्श हमेशा एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं रहा। वो एक पत्नी थी, पर प्रेमिका होने का एहसास उसके लिए एक अनछुआ ख्वाब था। उसका दिल प्यार के दो बोल सुनने को तरसता था, एक ऐसे आलिंगन के लिए तड़पता था जिसमें सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि अपनापन हो। उसका आलीशान घर, जो किसी महल से कम नहीं था, उसके लिए एक सोने का पिंजरा बन चुका था। दिन नौकर चाकरों की चहल पहल में कट जाता, लेकिन रातें किसी सज्जा की तरह लंबी और अकेली होती। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर घंटों आसमान के चांद को निहारती और सोचती कि क्या उसकी जिंदगी में भी कभी प्यार की चांदनी खिलेगी। इसी वीराने में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह साहिल आया था। वो सिर्फ एक नौकर नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक भोलापन था जो भारती को अपनी ओर खींचता था। जब वो आसपास होता तो भारती को अपने अंदर एक भूली बिसरी धड़कन महसूस होती। वो जानबूझकर उसे छोटे छोटे कामों के लिए बुलाती, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। कभी पर्दा ठीक करने के बहाने, तो कभी पानी लाने के बहाने उसकी आंखें बस साहिल को ढूंढती रहती। साहिल भी अपनी मालकिन के इस बदलते व्यवहार से अनजान नहीं था। वो उनकी आंखों में अपने लिए एक अजीब सी चमक देखता था, एक ऐसा भाव जिसे वो नाम तो नहीं दे पाता, पर महसूस जरूर करता था। भारतीय का दुखी चेहरा, उनकी उदास आंखें और उनकी अनकही तड़प साहिल के दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। वो अपनी हैसियत जानता था, जमीन और आसमान का ये फर्क उसे अपनी सीमाओं का एहसास कराता रहता था। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी उम्मीद पल रही थी। भारती, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए 5 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। कल सुबह ही निकलना होगा। तुम अपना ख्याल रखना और घर का भी। हरकेश के ये शब्द भारती के कानों में किसी संगीत की तरह पड़े। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। 5 दिन, पूरे 5 दिन, बिना किसी बंदिश के, बिना किसी की नज़रों के। ये ख्याल ही उसके अंदर सिहरन पैदा कर गया। उसके मन में आशा और उत्साह के लड्डू फूटने लगे, लेकिन उसने बड़ी कुशलता से अपने चेहरे पर एक झूठी उदासी का नकाब ओढ़ लिया। अरे, आप चले जाएंगे तो मेरा मन कैसे लगेगा? उसने अपनी आवाज़ में बनावटी दर्द घोलते हुए कहा। पर काम ज़रूरी है तो जाइए, मैं साहिल को बोल दूंगी, वो घर का पूरा ध्यान रखेगा। साहिल का नाम उसकी जुबान पर ऐसे फिसला जैसे वो बरसों से इसी पल का इंतजार कर रही हो। अगली सुबह जैसे ही हरकेश की गाड़ी गेट से बाहर निकली, भारती ने एक गहरी आजाद सांस ली। आज ये सिर्फ एक घर नहीं, उसका अपना आसमान था, और वो अपनी मर्जी की मालिक थी। आज कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई उसकी हंसी पर सवाल उठाने वाला नहीं था। उसने अपनी पसंदीदा साड़ी पहनी, बालों को खुला छोड़ दिया और पूरे घर में ऐसे घूमी जैसे कोई पंछी पहली बार अपने पंख फैला रहा हो। सारा दिन एक अजीब सी बेचैनी और एक मीठे इंतजार में बीता। घड़ी की सुइयां आज उसे किसी दुश्मन की तरह लग रही थीं, जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस किसी तरह रात होने का इंतजार कर रही थी, एक ऐसी रात जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे हसीन रात होने वाली थी। शाम ढल चुकी थी और रात अपनी काली चादर फैला रही थी। करीब 8:30 बजे जब साहिल अपना काम खत्म करके अपने कमरे की ओर जाने लगा, तो भारती की मखमली आवाज ने उसके कदमों को रोक दिया। साहिल, सुनो। उस आवाज में एक अजीब सा जादू था, एक निमंत्रण था जिसे अनसुना करना नामुमकिन था। साहिल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो मुड़ा और भारती के सामने आकर खड़ा हो गया। जी मालकिन। भारती ने अपनी आंखों में एक मासूमियत का समंदर भर लिया और बोली, आज साहब घर पर नहीं है। मुझे इस इतने बड़े घर में अकेले डर लगता है। तुम ऐसा करो, आज यहीं बाहर वाले कमरे में सो जाओ। साहिल पत्थर का बुत नहीं था। वो अपनी मालकिन की आंखों में छुपे असली इरादे को साफ साफ पढ़ सकता था। वो देख सकता था कि डर का बहाना सिर्फ एक पर्दा था, जिसके पीछे सालों की दबी हुई ख्वाहिशें और एक अकेली औरत की तड़प छिपी थी। उसका दिल एक पल को तो घबराया,
लेकिन अगले ही पल उस चाहत ने उस डर पर काबू पा लिया जो उसके अंदर भी सुलग रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। रात के 10 बजे जब घर के सारे नौकर सो चुके थे और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसर गया था, भारती के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला। उसने साहिल को अपने पास बुलाया। साहिल का हर कदम उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने की दुनिया में जा रहा हो। जब उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। सामने जो मंजर था वो उसकी कल्पना से भी परे था। भारतीय एक महीन रेशमी नाइटी में खड़ी थी जो उसके खूबसूरत जिस्म के हर मोड़ को बयां कर रही थी। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी जो माहौल को और भी मायावी बना रही थी। हवा में इत्र की एक नशीली महक घुली हुई थी। आज भारती किसी मालकिन की तरह नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। इतना हसीन, इतना मुकम्मल हुस्न साहिल ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। भारती के होठों पर एक दिलकश मुस्कान उभरी। वो धीरे धीरे चलकर साहिल के पास आई और बिना कुछ कहे उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। भारतीय का स्पर्श किसी बिजली के झटके की तरह साहिल के पूरे बदन में दौड़ गया। डर क्यों रहे हो साहिल? भारती की आवाज किसी मीठी सरगोशी की तरह थी। मैं तुम्हारी मालकिन हूं। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मालकिन और फर्ज जैसे शब्द इस माहौल में बेमानी लग रहे थे। भारती की नशीली आवाज, उसके जिस्म की गर्मी और उसकी आंखों में तैरती मोहब्बत ने साहिल के सारे डर, सारी झिझक को एक पल में खत्म कर दिया। उसने हिम्मत करके अपनी नजरें उठाईं और भारती की आंखों में झांका। आज उन आंखों में हुक्म नहीं बल्कि एक गहरी प्यास थी, एक इंतजार था। भारती उसे खींचकर बिस्तर के पास ले गई। उस रात उस बंद कमरे में दो अतृप्त रूहें और दो प्यासे जिस्म एक हो गए। वो सिर्फ हवस की आग नहीं थी, वो एक दूसरे में खुद को ढूंढ लेने की कोशिश थी। भारती ने अपनी सालों की अधूरी ख्वाहिशों, अपने अकेलेपन और अपनी हर अनसुनी सिसकी का जवाब साहिल की जवानी और उसके जुनून में पाया। साहिल ने अपनी गरीबी, अपनी मजबूरियों और दुनिया के दिए हर जख्म को उस अमीर औरत के प्यार भरे आगोश में भुला दिया। उनके जिस्मों का मिलन सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि दो आत्माओं का संवाद था। हर स्पर्श, हर चुंबन एक अनकही कहानी कह रहा था। वो एक दूसरे में इस तरह खो गए कि उन्हें समय का कोई होश नहीं रहा। उस रात उस कमरे की दीवारें दो दिलों के मिलन की गवाह बनी। एक ऐसा मिलन जिसे समाज पाप कहता, लेकिन उनके लिए वो जिंदगी का सबसे पवित्र और खूबसूरत एहसास था। अगले 4 दिन उनके लिए किसी हसीन सपने से कम नहीं थे। उनका रिश्ता एक अजीब सा दोहरा जीवन जी रहा था। दिन के उजाले में दुनिया की नज़रों के सामने वो मालिक और नौकर का किरदार निभाते। भारती उसे साहिल कहकर बुलाती और वो जी मालकिन कहकर सिर झुका लेता। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, सारे पर्दे, सारी दीवारें गिर जाती और वो सिर्फ भारती और साहिल बन जाते। दो ऐसे प्रेमी जिन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने उस घर के हर कोने को अपनी मोहब्बत की निशानी से सजा दिया। कभी वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर घंटों बातें करते, अपने सपने, अपनी खुशियां और अपने गम एक दूसरे से बांटते। भारती ने उसे अपने बचपन, अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में बताया। साहिल ने उसे अपने गांव, अपने परिवार और अपनी गरीबी की कहानियां सुनाई। उनकी बातें सिर्फ बातें नहीं थीं, वो एक दूसरे की आत्मा को छूने का जरिया थी। एक रात छत पर ठंडी हवा में भारती ने अपना सिर साहिल के कंधे पर रखा और पूछा, साहिल, क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मालकिन हूं और बहुत अमीर हूं? साहिल ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा और कहा, मैडम, जब मैं आपकी आंखों में देखता हूं तो मुझे आपकी दौलत नहीं, आपका अकेलापन दिखता है। मुझे आपसे नहीं, आपकी उस उदासी से मोहब्बत हो गई है जिसे मैं हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं। ये सुनकर भारती की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, इस एहसास के आंसू थे कि कोई है जो उसके जिस्म को नहीं, उसकी रूह को समझता है। उन 5 दिनों में उन्होंने सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाया बल्कि एक ऐसा भावनात्मक बंधन बना लिया जो किसी भी सामाजिक रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। उन्होंने साथ में खाना बनाया, फिल्में देखी और बच्चों की तरह घर में एक दूसरे के पीछे भागे। वो भूल गए थे कि ये रिश्ता कितना खोखला और खतरनाक है। वो बस उस पल को जी लेना चाहते थे, उस जन्नत को अपनी सांसों में भर लेना चाहते थे। ये 5 दिन उनकी जिंदगी का वो सुनहरा अध्याय थे जिसे वो शायद कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन वो दोनों इस बात से भी अनजान नहीं थे कि इस खूबसूरत सपने का अंत बहुत करीब है। 5 दिन बाद हरकेश घर लौटे। उन्होंने देखा कि भारती पहले से कहीं ज्यादा खुश और खिली खिली लग रही है। उन्हें लगा कि ये उनके प्यार का असर है। वो अपनी पत्नी को खुश देखकर खुद भी खुश हो गए। लेकिन अब भारती के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था। हरकेश के घर पर रहने की वजह से उसे साहिल से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो साहिल के लिए तड़प रही थी। उसने फैसला किया कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकती।
उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक रात करीब 8 बजे उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मेरी एक बहुत खास सहेली का आज बर्थडे है। मुझे वहाँ जाना होगा। ज़्यादा देर नहीं होगी, बस 3-4 घंटे में वापस आ जाऊंगी। हरकेश अपनी पत्नी को मना नहीं कर सके। उन्होंने कहा, ठीक है, पर ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। भारती तैयार हुई, अपनी गाड़ी निकाली और घर से निकल गई। लेकिन वो अपनी सहेली के घर नहीं गई। वो सीधा शहर के एक जाने माने होटल पहुंची। उस होटल का मालिक जयदेव हरकेश का पुराना जानकार था। भारती ने काउंटर पर जाकर एक कमरा बुक किया। जयदेव ने उसे देखा तो पहचान गया कि ये मंत्री साहब की नई पत्नी है, पर उसने कुछ कहा नहीं। भारती कमरे में गई और तुरंत साहिल को फ़ोन किया। साहिल, मैं तुम्हें एक पता भेज रही हूँ। होटल ब्लू मून, कमरा नंबर 302। 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। साहिल भी तड़प रहा था। फ़ोन आते ही वो बाइक उठाकर तुरंत होटल पहुँच गया। वो सीधा कमरे में गया। अंदर का नज़ारा वैसा ही था जैसा उस पहली रात को था। भारतीय उसका इंतज़ार कर रही थी और फिर से दोनों के बीच वही गुनाह का खेल शुरू हो गया। वो दोनों अपनी ही दुनिया में इतने खो गए थे कि उन्हें आने वाले तूफान का कोई अंदाज़ा नहीं था। उधर होटल का मालिक जयदेव बेचैन था। वो हरकेश की बहुत इज्जत करता था। उसने जब मंत्री साहब की पत्नी को एक जवान लड़के के साथ कमरे में जाते देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसका ज़मीर उसे कचोट रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने हरकेश का नंबर मिलाया। हेलो मंत्री साहब, मैं जयदेव बोल रहा हूँ, होटल ब्लू मून से। हाँ जयदेव, कहो। सब ठीक है? हरकेश ने पूछा। साहब, एक बहुत अजीब बात है। पता नहीं मुझे आपको बतानी चाहिए या नहीं। आपकी पत्नी भारती जी अभी मेरे होटल में हैं और उनके साथ एक जवान लड़का भी है। वो दोनों कमरा नंबर 302 में हैं। ये सुनते ही हरकेश के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उनके कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। उनका खून खौल उठा। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नहीं साहब, मैं अपनी आंखों से देखकर बोल रहा हूँ। आप चाहें तो खुद आकर देख सकते हैं। हरकेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने फ़ोन काटा, गाड़ी की चाबी उठाई और तूफान की तरह होटल की तरफ निकल पड़े। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, धोखा वो होटल पहुंचे। जयदेव उनका इंतजार ही कर रहा था। हरकेश ने उसे साथ लिया और सीधा कमरा नंबर 302 के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बल्कि अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को एक लात मारी। दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर हरकेश की दुनिया ही उजड़ गई। उनकी पत्नी भारती उनके ही नौकर साहिल के साथ बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में थी। दोनों उन्हें देखकर ऐसे चौंके जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। हरकेश एक घायल शेर की तरह उन पर झपटे। उन्होंने साहिल को बिस्तर से खींचकर नीचे गिराया और उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। फिर वो भारती की तरफ मुड़े और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चुड़ैल, तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे इज्जत दी, इस घर की मालकिन बनाया और तूने ये सिला दिया मुझे। होटल में हंगामा मच गया। हरकेश ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और भारती और साहिल दोनों को उस शर्मनाक हालत में गिरफ्तार करके थाने ले गई। अंजाम पहले तो पुलिस ने थाने में दोनों की अच्छे से खातिरदारी की और फिर उन्हें जेल भेज दिया। हरकेश पूरी तरह टूट चुके थे। उनका विश्वास, उनका प्यार, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। 3 महीने बाद उन्होंने भारती को तलाक दे दिया। भारती का सब कुछ छिन गया, इज्जत, पैसा, घर, सब कुछ। वो अपनी एक गलती और अपनी हवस की वजह से अर्श से फर्श पर आ गिरी थी। और हरकेश, वो वापस अपनी उसी अकेली जिंदगी में लौट आए थे। उनका घर अब पहले से भी ज्यादा सूना और भयानक लगता था। उन्होंने एक साथी की तलाश में गलती की थी और उस गलती की सज़ा अब उन्हें उम्र भर काटनी थी। वो अक्सर सोचते कि काश उन्होंने उस दिन भारती पर तरस न खाया होता। लेकिन अब पछताने से क्या होता, जब जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना सबसे भयानक बुरे सपने में बदल चुका था। दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से खुद को बचा सकें और समय रहते सही निर्णय ले सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।